अशोक को समझेंगे। अशोक आपको बताए थे कि 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार का मृत्यु हुआ था। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार का मृत्यु हुआ था और 269 ईस्वी पूर्व में अशोक क्या बना था? राजा बना था। कि 4 साल का जो है संघर्ष हुआ था, 4 साल का गैप हुआ था। और बताया था कि 4 साल में अशोक जो है अपने 99 भाइयों का हत्या करके राजा बना। अब 99 का हत्या किया कि 98 फिर में न रहना। बात समझ गए? अब ये आपको सोचना है कि 4 साल बाद ये राजा बना, 4 वर्षों के इसका जो है संघर्ष रहा, इसके बाद ये राजा बना। जब अशोक राजा बना था उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है कि अशोक राजा बनने से पूर्व, राजा बनने से पहले जो है कहाँ का प्रांतपति था? तो यह उज्जैन का हेड था। अशोक राजा बनने से पूर्व जो है उज्जैन का प्रांतपति था। पति माने ये नहीं समझना कि पति था, प्रांत का हेड था। बात समझ गए? बिंदुसार उज्जैन को जो जीता था, मतलब उसको मिला था, तो इसके बाद जो है अशोक को दे दिया था। अशोक अपना उसका देख रेख कर रहा था। और देखे थे कि हम लोग की इसका पूरा जो है मतलब आपका याद है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही पूरे दक्षिण भारत थोड़ा सा छोड़ दीजिए और इधर आपका हल्का छोड़ दे, कौन इधर कलिंग को हल्का छोड़ दे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत जो है पूरे कब्जा हो चुका था। पूरे इतने बड़े क्षेत्र का राजा है, तो अशोक भी इतने बड़े क्षेत्र का है। अशोक और क्षेत्र विस्तार करेगा और कलिंग को भी अशोक जीतेगा। इसका 5 प्रांत हो जाएगा। अशोक का कितना प्रांत? 5। चंद्रगुप्त मौर्य का 4 ही प्रांत था। तो उज्जैन का प्रांतपति अशोक अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए जो है अभिलेख का प्रयोग किया। अशोक अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, जैसे आजकल मोदी जी हैं, अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है, या कोई भी नेता है वो अपना सोशल मीडिया का प्रयोग करता है। मोदी जी का अपना भी फेसबुक अकाउंट है, देखिएगा तो शौक हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा उनका फॉलोवर है फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी उनका बहुत ज़्यादा फॉलोवर है। तो हाँ, बात समझ गए? तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए आजकल जो न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक है, तो उस जमाना में तो फेसबुक था नहीं, तो उस जमाना में अशोक को अपनी बात पहुंचाना है जनता तक, तो उसका एक ही माध्यम है, लिख करके पहुंचाना होगा। अब लिख करके हर गांव में कोई एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा और लिख करके सबको बताएंगे तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा या ज़्यादा व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए अशोक ने दिमाग लगाया, कहा कि हम भाई शिलालेख के माध्यम से, मतलब पत्थर पर लिख करके, उसको लिखने को अभिलेख बोलते हैं, आप पत्थर पर लिखिएगा तो इसको शिलालेख बोलते हैं। शिला माने पत्थर, शिला माने पत्थर, तो पत्थर पर लिखा गया अभिलेख को शिलालेख बोलते हैं। तो अशोक का जो है 4 प्रकार का अभिलेख है। 4 प्रकार का अभिलेख था जो बड़े बड़े पत्थर पर लिखवाया। बड़े बड़े जहां पहाड़ था, बहुत बड़े बड़े पहाड़, उसको लिखा। इसका नाम है बृहद शिलालेख। बृहद माने बड़ा, शिलालेख माने पत्थर पर लिखा गया। तो बड़े बड़े पहाड़ पर जो लिखा है इसका नाम बृहद शिलालेख है। जहां छोटे पहाड़ था वहां पर लिखा है, इसको नाम लघु शिलालेख है। जहां पहाड़ ही नहीं था वहां पर पहाड़ को चट्टान कटवाया और कटवा के गड़वा दिया, उस पर लिखा, तो इसका नाम हो गया स्तंभ लेख। और जहां पर गुफा था, गुफा के अंदर लिखा, इसका नाम हो गया गुहा लेख। तो 4 प्रकार का इसका अभिलेख है। अशोक का अभिलेख कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का, जिसमें आज हम लोग समझेंगे किसको? बृहद शिलालेख को। बृहद शिलालेख को देखेंगे। अब बृहद शिलालेख का संख्या 14 है, यानी बृहद शिलालेख में अशोक ने 14 बातें लिखा। बृहद शिलालेख में अशोक ने कितने बात लिखा? 14 बात लिखा। ये 14 बात जो है भारत के विभिन्न 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बृहद शिलालेख का संख्या कितना है? 14 है। तो ध्यान कहाँ है? उधर दाक रहा है। बृहद शिलालेख का संख्या कितना है? 14, जो कि 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। और 8 स्थान में आपको ध्यान देना है कि 2 को भारत के बाहर है, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, तो बताइए क्या हो गया? मनसेहरा और शहबाजगढ़ी। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों वर्तमान समय में भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। इसके बाद गुजरात में है गिरनार, गुजरात में है गिरनार, गुजरात में गिरनार। इसके बाद सोपारा है महाराष्ट्र में, सोपारा है महाराष्ट्र में। कालसी है उत्तराखंड में, कालसी है उत्तराखंड में। और धौली जोगर है उड़ीसा में, धौली जोगर है उड़ीसा में। एरारगुडी आंध्र प्रदेश, एरारगुडी आंध्र प्रदेश में है। याद करना है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा भारत के बाहर, ये दोनों बाहर। तो मन से आए सेहरा बांध के पाकिस्तान जाऊंगा। हाँ, तो यही याद करिए, सेहरा बांध के पाकिस्तान जाऊंगा। तो बताइए शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये सब खुश है पाकिस्तान जाने एकदम पाकिस्तान से सब इधर आ रहा है लोग। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। ये दोनों पाकिस्तान में हो गया। गिरनार, ग से गुजरात, तो गिरनार कहाँ हो गया? गुजरात में। इसके बाद सोपारा महाराष्ट्र में। महान आदमी को मारने के लिए सुपारी देना पड़ेगा, बात समझ गया? तो सोपारा हो गया महाराष्ट्र में। यहां तक याद हो गया।
बड़ी जुगाड़ लगा के धर के लाए थे, वो पक्षी उड़ गया। तो धौली माने धर के लाए थे जुगाड़ लगा के, उड़ गया एक दिन। तो बताइए कहाँ हो गया? उड़ीसा। तो धौली जोगर दोनों कहाँ है? उड़ीसा। धौली जोगर उड़ीसा। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखे, बताइए जल्दी, धौली जोगर कहाँ में था? उड़ीसा में। जुगाड़ लगा के धर के लाए थे, एक दिन उड़ गया। तो धौली जोगर उड़ीसा। क्लियर है? कालसी कहाँ में? उत्तराखंड। उतरने के लिए इतना आलसी है कि एकदम उतरना नहीं चाह रहा है, सब बेड पर नाश्ता खाना सब चाहिए। तो कालसी माने आलसी, तो उत्तराखंड। एरारगुडी आंध्र प्रदेश। एरारगुडी आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो एरारगुडी आपका हो गया आंध्र प्रदेश। तो बताइए बृहद शिलालेख का संख्या कितना है? 14। जो भारत के विभिन्न कितने स्थानों से प्राप्त हुआ? तो भारत के विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 को भारत के बाहर है। बताइए मनसेहरा और शहबाजगढ़ी। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों भारत के बाहर। गिरनार गुजरात में, गिरनार गुजरात में। सोपारा महाराष्ट्र में। धौली जोगर उड़ीसा। धौली जोगर उड़ीसा। एरारगुडी आंध्र प्रदेश। कालसी उत्तराखंड। कालसी उत्तराखंड। क्लियर है? अब आपको देखना है कि इसका जितना भी अभिलेख था, अशोक का जितना भी अभिलेख है, ये सब प्राकृत भाषा में है। ये सभी अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया सभी अभिलेख है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि मनसेहरा और शहबाजगढ़ी जो है ये आपका खरोष्टी में है। किसमें है? खरोष्टी लिपि में है। तो इधर लिपि का प्रयोग अलग था, प्राकृत था, और उधर क्या था? खरोष्टी था। तो इधर आपका जिस लिपि में भाषा में जो समझता था उसी में लिखा हुआ था। तो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी वाला किसमें था? खरोष्टी में। किसमें था? खरोष्टी में। अब बताइए इसके बाद हम लोग देखें अफगानिस्तान में जो ये अभिलेख अपना लिखा था, अफगानिस्तान वाला अभिलेख में द्विभाषीय का प्रयोग किया, दो भाषा का। एक अरामाइक भाषा था, दूसरा यूनानी भाषा था। तो अफगानिस्तान में कारण है कि इधर यूनान के लोग ज्यादा रहते थे। यूनान के लोग ज्यादा रहते थे, कारण इधर पूरे यूनानी का कब्जा है। आपको याद होगा सेल्यूकस निकेटर किसका था? सिकंदर का सेनापति। और जब सिकंदर मर गया तो ये सब साम्राज्य बांट लिया था, उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर वगैरह था बहुत सारा। तो इधर यूनानी भाषा का प्रयोग किया और अरामाइक भाषा। तो इसका अफगानिस्तान वाला अभिलेख में द्विभाषीय अभिलेख है। उसको क्या बोलते हैं? द्विभाषीय अभिलेख। द्विभाषीय में एक बताइए अरामाइक का, दूसरा यूनानी। अरामाइक और यूनानी। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब हाँ, खरोष्टी लिपि है, यही भाषा है। अरामाइक यूनानी जो है भाषा है। अब हम लोग देखें कि इसका 14 शिलालेख में कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला देखते हैं शिलालेख संख्या 1। शिलालेख संख्या 1। शिलालेख संख्या 1 में कहता है पशु हत्या पर रोक। पशु हत्या पर रोक। 1 में क्या कहता है? पशु हत्या पर रोक। तो बताइए पहला में है पशु हत्या पर रोक। तो बताइए 1 नंबर काम बोला कि नहीं किया? 1 नंबर ही काम है। तो बताइए 1 नंबर में है पशु हत्या पर रोक। कहा कि भाई पशु हत्या नहीं करना है, पशु हत्या पर रोक लगाया। इसके लिए लिखा बात नंबर 1 शिलालेख संख्या 1। तो बताइए बृहद शिलालेख संख्या 1 में क्या है? पशु हत्या पर रोक। शिलालेख संख्या 2 में बोला कि बड़े बड़े समारोह पर प्रतिबंध। मतलब बहुत बड़ा बड़ा समारोह नहीं करना है, मीटिंग नहीं करना है, बहुत बड़े बड़े आयोजन नहीं करना है, उसमें बहुत सारा खर्चा होगा। बस समझ गए? तो बड़े बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद पड़ोसी राज्य राष्ट्र चोल चेर 1 में बोला पशु हत्या पर रोक। 1 नंबर बात है पशु हत्या पर रोक, 1 नंबर बात है। तो 1 नंबर में है पशु हत्या पर रोक। 2 नंबर बोला कि बड़े बड़े समारोह पर प्रतिबंध। बड़े बड़े आयोजन नहीं करना है, बड़ा बड़ा समारोह नहीं करना है, इस पर ही प्रतिबंध लगाया। बात नंबर 2। ये दूसरा नंबर बात है। सबसे 1 नंबर बात पशु हत्या पर रोक। 2 नंबर बात बड़े बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगाया। अब दूसरा में जो है अपने पड़ोसी जो राष्ट्र था, चोल था, चेर था, पांड्य था, सतीय पुत्र था, केरल पुत्र था। तो ये सब आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत का। कौन था? दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में जो भी शासक उस समय था वर्तमान में, उसका जानकारी दिया अभिलेख संख्या 2 में। तो शिलालेख संख्या किस में? 2 में। तो बृहद शिलालेख संख्या 2 में जानकारी दिया किसका? पड़ोसी राष्ट्र का, चोल चेर पांड्य, इस सब का जानकारी दिया जो दक्षिण में था। कहाँ था? इस सब क्षेत्र में जो दक्षिण में था उसके बारे में लिखा कि हमारे दक्षिण में चोर चेंड पार ये सब जो है, यहाँ पे आपका पड़ोसी राष्ट्र के बारे में क्या किया? जानकारी दिया। अगला आपको ध्यान देना है शिलालेख संख्या 3। तो 5 वर्षों पर अधिकारियों द्वारा दौरा। मतलब क्षेत्र का अधिकारी को कहा कि भाई 5 वर्षों पर एक बार क्षेत्र को भ्रमण करो, कहाँ पर जनता को क्या समस्या है, नहीं है, दुख है, तकलीफ है। आजकल नेता 5 साल में आता है कब? जब उसको पता है कि इलेक्शन होगा तब। और पता है कि 5 साल में इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन में हम हार न जाएं इसके लिए लोग घूमने आता है। उस जमाने में अशोक अधिकारी को भ्रमण कराता था, जिसको पता था कि राजा का पद वंशानुगत है। उस समय राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, उसको हारने का कोई डर नहीं है, कंटिन्यू राजा है। उसको पता है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राजा हम ही हैं।
और उस समय में भी इतना ज्यादा ध्यान देता था कि 5 वर्षों में अधिकारी को बोला कि भाई दौड़ो, पूरा दौरा करो, देखो कहां पर तकलीफ क्या है, जनता को कष्ट है। तो याद करना है 1 2 3, अधिकारी हो गया फ्री, समझ गए। तो 3 नंबर में क्या है, अधिकारी को फ्री कर देना है, यानी दौरा देना है। तो 5 वर्षों पर बताइए क्षेत्र का दौरा, 5 वर्षों पर क्षेत्र का दौरा करेगा, तो 1 2 3 में फ्री कर देना है। अगला बताइए चौथा नंबर में है धम्म नीति का उल्लेख। अशोक का एक नीति है जिसका नाम है धम्म नीति। अशोक का क्या है, धम्म नीति। तो धम्म नीति का उल्लेख कौन में है, 4 में। धम्म नीति का उल्लेख 4 में। तो फिर से एक नंबर बात पशु हत्या पर रोक, 2 नंबर बात बड़े बड़े समारोह पर प्रतिबंध, और इसके बाद पड़ोसी राष्ट्र चोल चेर पांड की जानकारी। शिलालेख संख्या 3, 5 वर्षों पर अधिकारियों द्वारा दौरा, क्षेत्र का दौरा होगा, अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा, क्षेत्र का दौरा, अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा हो जाएगा। शिलालेख संख्या 4 धम्म नीति का उल्लेख। कौन नीति, धम्म नीति। ये धम्म नीति अशोक का अपना है, इन्हें समझना कि गौतम बुद्ध वाला धम्म ही नहीं है, ये धम्म नीति अलग है। तो धम्म नीति का उल्लेख 4 नंबर में। अगला देखिए अभिलेख संख्या 5, शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति। ये अधिकारी था, धम्म महामात्र क्या था, तो अधिकारी था। ये क्या था, अधिकारी, जो आगे पढ़ेंगे अधिकारी जब पढ़ेंगे उसमें, तो धम्म महामात्र अधिकारी का नियुक्ति किया था शासन के 14वें वर्ष। शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की क्या किया, नियुक्ति किया। अभिलेख संख्या 6 में है आत्मनियंत्रण का उल्लेख। अपने आप पे कंट्रोल कैसे करें, आत्मनियंत्रण, अपने आप पे कंट्रोल कैसे करें, आत्मनियंत्रण का उल्लेख किया था शिलालेख संख्या 6 में। 7 में है धम्म यात्रा। 7 में है धम्म यात्रा, मतलब पहले जैसे अभी के समय में हज यात्रा होता है, बात समझ गए, तो उस समय अशोक करवाता था धम्म यात्रा। बूढ़ा बूढ़ी जो हो गया एक बार तनी धम्म यात्रा करिए। तो धम्म यात्रा का उल्लेख है 7 में। कौन में है, 7 में। बताइए 7 में धम्म यात्रा का उल्लेख। शिलालेख संख्या 13 में था शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था। तो कलिंग युद्ध की चर्चा कौन में है, अभिलेख संख्या 13 में। यानी शासन के 8वें वर्ष, 8 घटा दीजिएगा तो 69 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 61। यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक क्या किया था, कलिंग युद्ध क्या किया था, कलिंग युद्ध। और इस कलिंग युद्ध जो किया, आपको बताए थे कि 14 में 14 बात सब जगह लिखा दिया, लेकिन 13वां नंबर बात को चेंज कर दिया। कहां चेंज किया था, धौली और जोगर में। धौली और जोगर में 13वां नंबर बात में जो लिखा कि हम शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किए, ये बात नहीं लिखा। सब जगह लिखा कि हम कलिंग युद्ध किए, और कलिंग युद्ध में इतना खून बहाए, मेरा खून देख करके हृदय पिघल गया, और हमने युद्ध विजय की नीति को छोड़ दिया और धम्म नीति को अपना लिया। तो ये बात सब जगह लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन 2 जगह नहीं लिखा। कहां, धौली और जोगर में। कारण कलिंग जो है उड़ीसा में ही है। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। और कलिंगे वाला को मारा था, और यहीं अगर लिख देता ये बात कि बहुत मार मारे, खून बहाए, तो इसका पूर्वज को जब सुनता तो याद ताजा हो जाता। इसलिए ये बात यहाँ नहीं लिखा, कि कहा कि भाई 13वां नंबर 2 जगह चेंज कर दो, धौली जोगर में 2 जगह लिख दो कि सारे प्रजा मेरे संतान है। तो ये धौली जोगर में 13वां नंबर में क्या लिखा हुआ है, सारे प्रजा मेरे संतान है, इसलिए इसको अतिरिक्त अभिलेख कहते हैं। तो क्वेश्चन देगा कि अशोक के किस अभिलेख को अतिरिक्त अभिलेख के नाम से जानते हैं, 13वें नंबर अभिलेख को। तो क्लियर है यहां तक। फिर से 1 नंबर बात में क्या लिखा, पशु हत्या पर रोक, 1 नंबर बात है। 2 नंबर में बड़े बड़े समारोह पर प्रतिबंध। उसके बाद पड़ोसी राष्ट्र चेर चोल पांड ये सब की जानकारी। 3 में 1 2 3, हाँ 5 वर्षों पर अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा। 4 में धम्म नीति का उल्लेख। 5 में शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र क्या नियुक्ति। और 6 में था आत्मनियंत्रण, 6 में था आत्मनियंत्रण। और 7 में है धम्म यात्रा का वर्णन। और 13 में कलिंग युद्ध। 13 में कलिंग युद्ध। 13 में कौन युद्ध, कलिंग युद्ध। 13 में कलिंग युद्ध। शासन के कौनवें वर्ष, 8वें वर्ष। और इस 13 नंबर अभिलेख को क्या कहते हैं, अतिरिक्त अभिलेख। तो ये हम लोग इसका पूरे बृहद शिलालेख को देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे इसका जो है लघु शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो यहाँ तक हम लोग इसको देख लेंगे तो आपका अशोक का अभिलेख क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब लघु शिलालेख में क्या पढ़ना है, तो लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी है। यानी अशोक की पत्नी कौन थी, बेटा कौन था, बात समझ गए, कितना ब्याह किया था, बात समझ गया, अशोक का नाम क्या था ओरिजिनल। तो ये सारा बात लिखा हुआ है किसमें, लघु शिलालेख में। क्लियर है। चलिए आज भर यहीं तक।